Hello students, my name is Lalita. We have seen the poem The Tiger. Today we will analyze critically the poem The Tiger, written by William Blake. Let's see the summary first. The speaker directly addresses a tiger, imagining its bright flashes of color in the dark night-time forest. The speaker asks which immortal being could possibly have created the tiger's fearsome beauty. पहले स्टेंजा में जो पोइट है डायरेक्टली टाइगर को एड्रेस करते हैं, उसे संबोधित करते हुए पूछते हैं कि जो ये ब्राइट कलर है तुम्हारा, किसने बनाया है? ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सा इमोर्टल बीइंग है जिसने तुम्हें क्रिएट किया है, जिसने तुम्हारी फियरफुल सिमेट्री को बनाया है? इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोइट wonders in which far off depth of skies the tiger's fiery eye were made. Did the tiger's creator have wings? And whose hands would be daring enough to create the tiger? नेक्स्ट स्टेंजा में जो स्पीकर है वो पूछते हैं कि जो तुम्हारी फियरी आइज़ हैं वो कहाँ बनाई गई है, कौन से डीप स्काई में या डेप्थ में बनाई गई हैं, और जो क्या तुम्हारा जो क्रिएटर है उसके पास क्या पंख हैं जिसने दौड़ के या किसी भी प्रकार से बनाई हो तुम्हारी ये डेयरिंग जो संरचना है, बहुत ही डेंजरस जो संरचना है उसको बनाया है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट स्पीक्स imagines the kind of effort and skill that must have gone into creating the tiger, wondering who would be strong enough to build the tiger's muscular body, whose hands and feet were the one that made the tiger's heart start beating. थर्ड स्टेंजा में जो पोइट है वो पूछते हैं कि कौन सी शक्ति इतनी पावरफुल है या स्ट्रॉन्ग है जिसने तुम्हारी मस्कुलर बॉडी को बनाया है, जिसने या कौन से हाथ या पैर इतने शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, जिसने तुम्हारे शरीर को बनाया है, जिसने तुम्हारे अंदर जो ये हृदय है उसको बीट करना स्टार्ट किया है. इन द फोर्थ स्टेंजा द स्पीकर स्पीक्स अबाउट द टूल्स द tiger's creator must have used, imagining what the tiger's brain was created in a forge. What terrifying being would be so daring as the tiger? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कहाँ पे है जो तुम्हारा निर्माण कर पाई है, ऐसी कौन सी मिस्टिकल या सुपरनेचुरल पावर है जिसने तुम्हारा मस्तिष्क बनाया है, कहाँ बनाया है, किस प्रकार बनाया है, इन सारी वस्तुओं के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो पोइट है वो जानना चाहता है. Next, the speaker mentions a time when the stars gave up their weapons and rained their tears on heaven. At this time, wonders the speaker, did the creator look at the tiger and smile at his accomplishment? जो स्पीकर है वो पूछता है कि जो तारे हैं उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए होंगे और उनकी आंखों से भी आंसू बहे होंगे जब जो मिस्टिकल पावर है जिसने तुम्हारा निर्माण किया होगा, और क्या उस समय जब जो भी मिस्टिकल पावर है, सुपरनेचुरल पावर है जिसने तुम्हारा निर्माण किया है, क्या वो अपनी संरचना को देख के मुस्कुराया होगा? एंड वाज द टाइगर मेड बाय द सेम क्रिएटर हु मेड द लेन? और क्या जो टाइगर है उसकी संरचना उसी मिस्टिकल पावर ने की है जिसने कि एक टाइगर को बनाया है? ये क्वेश्चन है जो पोइट्स या जो स्पीकर है वो पूछता है. द स्पीकर एड्रेसेस द टाइगर अगेन, दिस टाइम वंडरिंग नॉट जस्ट who could create this fearsome beast, but who would dare? अगेन फर्स्ट स्टेंजा को रिपीट किया जाता है और जो पोइट है वो पूछता है कि ऐसा fearsome beast कौन सी संरचना या ऐसी संरचना कौन से सुपरनेचुरल पावर ने बनाई है. Now see the language of the poem. Here the poet uses rhetorical question, what the hammer, what the chain, what furnace thy brain. इस पोएम में बहुत सारे रिटोरिकल क्वेश्चंस का यूज़ किया गया है. द स्पीकर इज़ ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड बाय द टाइगर एंड इट्स ब्यूटी, आस्किंग हिमसेल्फ सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट हाउ एग्जैक्टली ही वुड हैव बीन मेड. जो पोइट है वो इतनी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है टाइगर को लेके कि वो जानना चाहता है हर एक चीज़ के बारे में कि कहाँ, कैसे, किसने, कब तुम्हें बनाया है, तुम्हारी संरचना कौन से सुपरनेचुरल या इमॉर्टल पावर ने की है. तो ये जो लैंग्वेज है रिटोरिक है इस पोएम में. रिटोरिक मीन्स किसी प्रश्न में हाँ या ना में जवाब देना, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आता है. हियर द पोएट आस्क, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक
empathy. The speaker is in awe that the same God could make something so gentle and small as a lamb could also make a powerful predatory tiger. ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक छोटा सा मेमना जिसने बहुत ही सुंदर सा इनोसेंट मेमना बनाया है वो इतना पावरफुल शक्तिशाली टाइगर बना सकती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? द टाइगर सिम्बोलाइजेज एक्सपीरियंस, द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट आर प्रीडेटरी, पावरफुल, accomplished एंड डेंजर्स। यहाँ पे टाइगर है जो एक्सपीरियंस को सिम्बोलाइज करते हैं, वायलेंस को, पावर को, डेंजर को, खतरे को सिम्बलाइज करता है। इन कॉन्ट्रास्ट द लैम्प प्रेजेंट इनोसेंस, प्योरिटी एंड गुडनेस। फर्दरमोर देयर इज ए डबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नाउन लैम्प. It also an allegorical reference to Jesus, who is referred to in the Bible as the Lamb of God due to his mild, good and pure nature, as a pacifist and bringer of harmony. यहाँ पे लैम्ब है, इसको एलिग्रिकल रूप में भी यूज़ किया जा सकता है या किया गया है, और ये जीसस के लिए यूज़ किया गया क्योंकि उन्हें बाइबल में लैम्ब ऑफ गॉड कहा गया है, जो कि शांति के दूत थे जिन्होंने पृथ्वी पे शांति और हार्मनी की स्थापना की थी। Now next see the imagery or visual imagery. Visual imagery. Burning bright in the forest of the night. The plosive alliteration of burning bright emphasizes the image of the tiger, who moves like a flame through a dark forest as an emblem of fierce and fiery power. The image forest of the night could be interpreted metaphorically. It perhaps suggests the darkness at the limitation of our knowledge. यहाँ पे जो इमेजरी है, जो कल्पना शक्ति है, उसमें बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, टाइगर को बर्निंग या बहुत ही चमकीला प्रतीत होता हुआ बताया गया। कहाँ? एक फॉरेस्ट में, जो कि कैसा है, बिल्कुल डार्क है, अंधेरे के जैसा, रात्रि के जैसा। लेकिन यहाँ का नाइट का यूज़, फॉरेस्ट ऑफ नाइट का यूज़ मेटाफोरिकली भी किया गया है, और इसे हमारी अज्ञानता से जोड़ा गया है या हमारी लैक ऑफ नॉलेज से जोड़ा गया है। लैक ऑफ नॉलेज के लिए भी फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वर्ड यूज़ किया गया है। Now talk about the form and structure of the poem. Refrain. The first stanza is fully repeated at the end, and it forms a chorus of refrain, showing that this is the central idea of the poem that Blake wishes to emphasize. He is in awe of the beauty and power of the tiger and wonders what God possibly made him. Only one word changes. Could frame become dare frame? It switches to a stronger and more shocking word, almost asking God, how dare he make something so powerful and beautiful as a tiger? The speaker is in awe of both the tiger and the creator that made him. Refrain means किसी सेम चीज़ का बार बार रिपीटेशन किया जाना, या उस शब्द का उसके किसी स्टेंजा के या किसी लाइन के एंड में रिपीटेशन किया जाना। और यहाँ पे पहला जो स्टेंजा है उसे लास्ट में फिर से दोहराया गया है, सिर्फ एक शब्द का अंतर उसमें है, कुड फ्रेम की जगह डे फ्रेम है। और यहाँ पे जो पोइट है शायद ईश्वर से या गॉड से जानना चाहते हैं कि इतनी पावरफुल और ब्यूटीफुल चीज़ जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है, ब्यूटी एंड वायलेंस, उनका संयुक्त रूप से एक चीज़ का निर्माण किस प्रकार ईश्वर ने किया होगा। इस चीज़ को लेकर जो पोइट है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित है, बहुत ही ज़्यादा आवफुल है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम. The poem has a rhyming couplet structure. Each quatrain has an A-A-B-B rhyme scheme. Couplets are often used to show love and harmony between two beings, so we can interpret this as a way of Blake showing his appreciation for nature and the universe, as well as complex beings such as tiger. Equally, it may present the harmony between the spiritual and physical, or between the individual and his universe. By appreciating the tiger and his qualities despite being afraid of it, Blake is also showing a deeper respect and appreciation for his God. Themes of the poem. जैसा कि पहले ही बताया गया, विलियम ब्लेक एक प्री रोमांटिक पोइट थे, तो उनकी जो पोएम्स हैं उनकी मुख्य थीम, या जो टाइगर पोएम है उसकी मुख्य थीम किसके अराउंड है? नेचर, स्पिरिचुअलिटी, फियर, सबलाइम, ब्यूटी, क्रिएशन एंड साइंस एंड रिलीजन. Nature is sublime. The sublime is an idea that is often used in romantic poetry.
It refers to something that is extremely powerful but inspirational and terrifying at the same time. The speaker feels like the tiger is a sublime creation. He marvels at its beauty but at the same time fears its complexity and power. यहाँ पे टाइगर है, एक नेचर का प्रतीक है और वेरी सब्लाइम है. सब्लाइम एक ऐसी चीज़ है या विषय वस्तु होती है कि जो बहुत ही अद्भुत होती है, हमारी सोच से परे होती है. और रोमांटिक जो पोइम्स हैं या रोमांटिसिज्म जो है उसकी जो थीम है वो सब्लाइम है, बहुत ही ब्यूटी या नेचर के इर्द गिर्द घूमती है. और यहाँ पे जो पोइट है टाइगर को नेचर का सिंबल मानता है, वो टाइगर से बहुत ही अफ्रेड भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी है उसकी सुंदरता से. और वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में कि ऐसी कॉम्प्लेक्स वस्तु जो बहुत ही सुंदर और वायलेंट है, इसका निर्माण किसने, ये कौन से मिस्टिकल या सुपरनेचुरल पावर ने किया है. By worshipping and appreciating nature, we can develop a deeper sense of spirituality. Blake was a highly religious poet, and he felt that nature was an example of God's handiwork. In the modern world, we often see science and religion as oppositional, but Blake saw science in developing a detailed understanding of our world as a way to get closer to God and to better appreciate His power. ब्लेक थे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल पोइट थे और उनकी ईश्वर में या प्रकृति में बहुत ज़्यादा आस्था थी. उनके लिए नेचर जो है, प्रकृति जो है, ईश्वर की संरचना का एक प्रमाण था. मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस और रिलीजन एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी या अपोजिट है, लेकिन जो ब्लेक है उन्होंने साइंस को एक ऐसे डेवलपिंग पावर के रूप में देखा जो कि गॉड की जो क्रिएशन है या उसकी जो संरचना है उनको समझने के लिए काम आती है. Humans are far less powerful than nature or God. Part of feeling the sublime is to have the sense that nature and God, if you are religious, is far more powerful and complex than an individual human, such as yourself could ever be. You feel in awe of a higher power that works ways far beyond your understanding. This is particularly present in the poem. Then Blake starts questioning how the tiger could have been made, what the hammer, what the chain, and finally feels overwhelmed when he realizes the same force that made a tiger also created the humble lamb. कविता के माध्यम से जो पोइट है वो समझाना चाहते हैं कि ह्यूमंस आर वेरी लेस पावरफुल दैन द नेचर और गॉड. प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने मनुष्य है, उसकी शक्ति बहुत ही क्षीण है, बहुत ही कम है. प्रकृति की जो शक्ति है वो असीमित है, उन्हें हम जीत नहीं सकते हैं. उसका जो क्रिएशन है, गॉड की जो क्रिएशन है, बहुत ही अद्भुत है. उनके बारे में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकता है, विजन देख सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है. जैसे कि टाइगर है, टाइगर एक ऐसा जंतु या वस्तु या जो भी है ईश्वर ने या प्रकृति ने बनाया है, ऐसी चीज़ या ऐसी संरचना है जिसके बारे में मनुष्य सिर्फ सोच सकता है, उसको देख के आश्चर्य में आ सकता है. उसकी खूबसूरती और उसके जो वायलेंट नेचर है उसको देख के वो सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित हो सकता है कि ऐसी चीज़ या वस्तु किस मिस्टिकल पावर ने बनाई. Now see the vocabulary of the William Blake's poem. Immortal means living forever. Thigh means your. Frame means to put a frame around. In this case to bring into being. Make solid. Frame means बनाना किसी चीज़ को. Symmetry means when something has perfectly equal or mirrored part. Symmetry means उसकी संरचना एकदम सुगठित होना, किसी चीज़ को सुसंगठित या बहुत ही सुगठित बनाना. Sinew means the tough connecting tissues. Thee is used for you, thine for yours. Thus the poem The Tiger ends here. Thank you.